जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 10वीं स्टैंडर्ड का भी मैं मैथमेटिक्स बताऊंगा, तो आज मैं पहला वीडियो डालूंगा द्विघात समीकरण, जो कि एक महत्वपूर्ण अध्याय है और जिससे पर्याप्त प्रश्न पूछे जाते हैं। द्विघात समीकरण की उपयोगिता पहले हम बताना चाहेंगे। उच्चतर कक्षाओं में या हाई स्कूल में ही आपको बहुत से ऐसे प्रश्न दूसरी शाखाओं के मिलेंगे जिनमें द्विघात समीकरण का उपयोग होगा। उच्चतर कक्षाओं में आपको गणित में तो आवश्यक ही है, भौतिक विज्ञान में भी द्विघात समीकरण का प्रयोग करके प्रश्नों को हल करना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि द्विघात समीकरण उच्च स्तर पर अध्ययन के लिए अत्यंत आवश्यक है, जबकि 10th स्टैंडर्ड के लिए तो उसकी उपयोगिता अधिक है। द्विघात समीकरण के संबंध में हम बताना चाहेंगे। द्विघात समीकरण एक घातीय समीकरण छोटी कक्षाओं से आप पढ़ चुके हैं। एक घातीय समीकरण में एक चर और दो चर दोनों के प्रश्नों को आपने हल किया है। एक चर के लिए जो हम समझते हैं कि 7th 8th स्टैंडर्ड पर होगा, जैसे 2x + 3 = 5, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। एक घातीय समीकरण रैखिक समीकरण, इसको हल करने में 2x = 5 - 3 आपने किया ट्रांसपोज, 2x = 2, x = 2। अब इस उदाहरण को लेकर के हम दूसरी भी चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि समीकरण को लिखने में हर नई लाइन में या और बराबर के नीचे आपको बराबर लिखना होगा। यही स्टेटमेंट का एक अनिवार्य भाग है। दुर्भाग्यवश बहुत से अध्यापक सवाल तो लगा देते हैं गणना करके, बच्चों को स्टेटमेंट देना नहीं सिखाते, जिसकी वजह से स्टेप मार्किंग में उनके मार्क्स कटते, तो ये ध्यान दीजिए। और दो चर राशियों के लिए रैखिक समीकरण, जैसे x + y = 5, x - y = 1, ये क्या है? ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये 2 वेरिएबल में है, दो चर राशियों। चर राशि का मतलब बहुत से लोग बताते चले जाते हैं, बच्चे भी सुनते हैं। चर राशि का मतलब जिसका मान परिवर्तित होता हो, यानी समीकरण में जिसका मान ज्ञात करना है, वो चर राशि होती है। अब हम आज पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की उच्चतम घात 2। स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² + bx + c = 0। इस समीकरण में देखिए x की 2 घात है, फिर 1 घात है, फिर अचर पद है। a b c क्या है? कांस्टेंट है, फिक्स नंबर्स हैं क्वेश्चन में। और x की 2 घात और 1 घात। आवश्यक नहीं है कि x की 1 घात भी, जैसे x² = 4, ये भी द्विघात समीकरण है। और ये शुद्ध द्विघात समीकरण, x का भी टर्म अगर लगा हुआ है तो मिश्रित द्विघात समीकरण होगा। तो किसी समीकरण में चर राशि की जितनी घात होती है उसका उतना ही हल होता है। समीकरण को हल करके x का मान निकालना होगा, और इस समीकरण को हल करने पर x के 2 मान प्राप्त होंगे। समीकरण 3 घात का होता है तो x के 3 मान प्राप्त होते हैं। समीकरण जितनी घात का होगा उतने मान प्राप्त होंगे। उन मानों को ध्यान दीजिए, क्या करें? समीकरण के हल या समीकरण के मूल, जिन्हें रूट्स कहते हैं, मूल आप समझेंगे, समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के इस मानक रूप के आधार पर एक प्रश्न लेते हैं। x² - 10x + 60 = यह एक द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण का हल कैसे प्राप्त करेंगे?
द्विघात समीकरण को हल करने की कई विधाएं हैं, जिनमें सबसे पहली विधि गुणनखंड विधि। आप अगर पीछे का सोचें तो इस तरह के गुणनखंड करने के लिए आपको पिछली कक्षा में भी थे और उससे भी पिछली कक्षा में। अब गुणनखंड करने के लिए इसको बीच वाले पद को ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं जिसका गुणन पहले और तीसरे पद के आंशिक मान के गुणा के बराबर हो। एक्स स्क्वायर का मतलब 1x²। यहाँ a 1 है, b -10 है और c 16। तो 16 और 1 का प्रोडक्ट 16 हुआ। -10 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ेंगे कि जिसका प्रोडक्ट 16 के इक्वल। अब तोड़ने की प्रक्रिया अवश्य अधिकतर विद्यार्थियों को आता होगा कि क्या प्रक्रम करते हैं, गुणन धन आना चाहिए, इसलिए इसको ऐसे दो भागों में तोड़ें कि दोनों भाग ऋण हों। जो चिन्ह है वह चिन्ह होना अनिवार्य है, तो दोनों ही भाग ऋणात्मक हों। अब सोचते हुए हम देखते हैं तो -2x -8x, इनका जोड़ कितना होगा, सम, -2 -8 -10, और प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस माइनस का प्रोडक्ट प्लस, और 2 8 का 16 +16 = 0। ये फैक्टराइजेशन आप पहले से जानते हैं और जानना भी चाहिए। अब पेयर आपके पास दो हो गए, इनमें कॉमन लेने की प्रक्रिया। पहले पार्ट से x कॉमन लिया गया, ब्रैकेट में x -2 बचा। दूसरे भाग से -8 कॉमन, x माइनस साइन कॉमन होने के बाद इन साइड साइन चेंज हो जाता है, 8 2 या 16। x -2 फिर कॉमन दोनों भागों से। पहले भाग से x बचता है, दूसरे भाग से -8 0। अब आप देखिए यहाँ a × b = 0। इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, या तो a 0 है या b 0 या दोनों 0। यदि इन दोनों में से कोई एक शून्य हो तो गुणन शून्य आएगा, और दोनों शून्य हो तो गुणन शून्य आएगा। अब हम यहाँ क्या समझेंगे, या तो x -2 शून्य है या तो x -8। आगे स्टेटमेंट में मिसिंग कुछ भी नहीं होनी चाहिए। यदि x -2 = 0 तो x की वैल्यू ट्रांसपोज करके निकालेंगे, और यदि x -8 = 0 तो x = 1। अब हम कहेंगे 2 और 8 इस द्विघात समीकरण के मूल हैं या इसका हल। ये दोनों ही मान इस समीकरण में रखने पर समीकरण संतुष्ट होगा। तो गुणनखंड की विधि से हमने द्विघात समीकरण हल करने के लिए एक साधारण उदाहरण लिया। एक और उदाहरण लेकर हम आपको दिखाते हैं। टू x² -16 प्लस 24। क्वेश्चन किसी बुक से नहीं लिया जा रहा है, आपको केवल तरीका हम सिखा रहे हैं। गुणनखंड करने पर सही ढंग से
पूर्ण संख्या में नहीं मान प्राप्त होगा, इसलिए यहाँ कोई दूसरा अंक हम चूज करते हैं जो उपयुक्त 30। ये मान लेने पर आपको गुणनखंड करेंगे तो पूर्ण अंक आएगा। अब इसका गुणनखंड करने के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले 2 और 30 का प्रोडक्ट कितना हुआ 16 और प्लस -16 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ने की प्रोडक्ट प्लस, इसका अर्थ है कि दोनों माइनस होंगे तभी प्रोडक्ट प्लस होगा। क्वेश्चन चूँकि सरल लिया गया है आपको समझाने के लिए, आप अभ्यास करेंगे तो इसमें कुछ कठिन ही प्रश्न मिलेंगे, लेकिन गुणनखंड करना अगर आपको आता है तो कोई मुश्किल नहीं। 2x², इसको 2 भागों में तोड़ते हैं, -10x -6x। अब देखिए -10 -6 का प्रोडक्ट 60 हो जाएगा, और जबकि दोनों का सम -16 है, प्लस 30 = फिर पेयर आपका तैयार है। पहले पेयर से जोड़ी से 2x कॉमन, x -6 कॉमन दूसरी जोड़ी से, x साइन चेंज हो जाएगा, -6 × 30, x -5 दोनों में कॉमन है, तो पहले भाग से 2x और दूसरे भाग से -6 बचा। अब वही तरीका कि दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो बारी बारी से दोनों को 0 रखेंगे। यहाँ एक चीज़ आप ध्यान दें कि कॉमन लेने के बाद 2 जोड़ियाँ जो बनाते हैं तो ब्रैकेट में जो मान आता है, यदि दोनों मान समान नहीं है तो आप तुरंत समझ जाइए कि आपने पूर्व में कहीं गलती की है और सुधार करेंगे। ये दोनों ही मान समान होने चाहिए। यहाँ भी अब देखिए पहले की ही तरह लिख रहे हैं, पहले भाग को सुन ली, यदि x - 5 = 0 तो x = 5, यदि 2x - 6 = 0 तो 2x = 6, या x = 3। अब इस समीकरण को हल करने पर x के कौन कौन से मान प्राप्त हुए, 5 और 3। ये दोनों ही इस समीकरण के मूल कहलाते हैं। समीकरण के मूल 3 और 5 हैं, और यह मान यहाँ आप रखते हैं तो समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, और हमें मान रखने की कोई आवश्यकता नहीं, मान आप रख करके स्वतः जांच सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण को हल करने पर उसमें चर राशि के 2 मान प्राप्त होते हैं प्रत्येक द्विघात समीकरण में, और यह भी जानिए कि समीकरण जितनी घात का होगा उस समीकरण के उतने ही हल अर्थात उतने ही मूल। उच्चतर कक्षाओं में 3 घात का और 4 घात का भी हल करना पड़ेगा, जितनी घात का समीकरण उतने मूल। अब समीकरण को हल करने के लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग किया गया, जिसमें इससे पूर्व एक उदाहरण बताया गया और यह बताया गया, और यह इतना सरलतम प्रश्न है कि गुणनखंड ही करने में आपको कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि आप इससे पहले इस तरह के प्रश्नों का पर्याप्त अभ्यास किए। यहाँ नई चीज़ क्या जुड़ी है, =0 करते थे, और अंत में जो दोनों पार्ट आएंगे उन्हें बारी बारी से 0 के इक्वल रखेंगे, तो x के मान प्राप्त होंगे। x के जो 2 मान प्राप्त होंगे वो दोनों ही समीकरण के मूल होंगे। इसी समीकरण को हल करने पर उसके जो मान प्राप्त होते हैं 2 घात या उच्चतर घात के लिए, उनको समीकरण के मूल कहते हैं। द्विघात समीकरण हल करने की और भी विधाएं हैं, सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। अब इस पर आप अभ्यास करेंगे तब आपको करना आएगा। इन 2 उदाहरणों से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं, केवल एक सामान्य तरीका मिल गया
यदि गुणनखंड करना आपको अच्छी तरह आता है तो आप प्रश्नों को हल करेंगे। और हम दूसरी विधि भी आपको बता रहे हैं कि द्विघात समीकरण हल करने के लिए सूत्र की स्थापना करना, एक सूत्र बनाना। यह एक द्विघात समीकरण है, पूर्ण वर्ग बनाना पिछली कक्षाओं में पढ़ा गया और यहाँ हम पूर्ण वर्ग ax² + bx = माइनस दोनों पक्षों में a से भाग x² + b/a = -b/a। बाएं पक्ष को पूर्ण वर्ग बनाना चाहिए। पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर जो होता है, जैसे a + b होल स्क्वायर या पूर्ण वर्ग, इसके 3 भाग a² + b² + 2a, माइनस है तो -2a। पूर्ण वर्ग बनाना पूर्व कक्षाओं में आपने पढ़ा है, लेकिन यहाँ आपको हम समझाने का फिर से प्रयास करते हैं कि 3 पद होते हैं 2 वर्ग में और तीसरा पद 2 गुणे उनका गुणन। यहाँ बाएं पक्ष में 2 पद हैं, 1 पद लुप्त है और वह पद क्या है? पहला x² है, a² है, यह इसके समतुल्य है, लेकिन b² वाला पद लुप्त है, जबकि 2ab वाला पद b/ax। तो इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, यानी b² के समतुल्य कुछ जोड़ना, और जितना जोड़ेंगे बाएं पक्ष में उतना ही दाहिने पक्ष में। x² प्लस, अब 2ab का मतलब 2 बिना सोचे समझे लिखिए और a के स्थान पर पहला a माने x है तो 2x, लेकिन कितने से इसमें गुणा करें कि मान b/a ही आएगा। तो अब यहाँ a है इसलिए a होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 हो गया है इसलिए 2 लिखेंगे और ऊपर अनुमान लग गया कि b/2a से इसमें गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। अब a² + 2ab वाला भाग हो गया, b² आपको चाहिए और b के स्थान पर क्या प्रयोग है? b/2a। यदि बाएं पक्ष में b/2a जोड़ देते हैं तो यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा और दाहिने पक्ष में भी b/2a का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, -b/, बायां पक्ष a² + b² + 2ab जैसा है, a + b होल स्क्वायर जैसा होना चाहिए, तो x + b/2a होल। दाहिने पक्ष में b² /4a² -c/a है तो 4a से इसमें गुणा करते हैं तो -4ac होगा और इसका भी डिनोमिनेटर 4a²। अब वर्गमूल लेते हैं x + b/2 = दाहिने पक्ष का वर्गमूल लेने में प्लस माइनस चिन्ह लगाएंगे, √b² - 4a और 4a² का स्क्वायर रूट x यह दाहिनी तरफ गया तो चिन्ह इसका बदल गया, -b/2 प्लस माइनस √b² - 4ac/2। दोनों के मान बराबर हैं, हर में दोनों के ही मान बराबर हैं, इसलिए अंश को सीधे चिन्ह के साथ जोड़ा जा सकता है। b² - 4a इसके बाई। अब इसमें आप देखिए a b c आंकिक रूप से आपको पता होगा, कोई भी मान 2 3 4 ऋण 1 ऋण 7 कुछ भी हो सकता है। इनके मान आप लिख लेंगे और यहाँ लिखने के बाद जब सरल करेंगे
तो आपको जो मान प्राप्त होगा उसमें एक बार लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, तो यहाँ धन चिन्ह प्रयोग करेंगे और ये ऋण सदैव रखेंगे। और दूसरी बार लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, तो यहाँ ऋण लिखेंगे, जबकि यहाँ ऋण पहले से। तो इस तरह यक्ष के दो मान प्राप्त होंगे। इस सूत्र की स्थापना, ये सूत्र आप याद रखिएगा। इसमें अभी आपको बहुत कुछ बताया जाना बाकी है। दोनों मानों को अलग अलग लिखेंगे, उन्हें यक्ष के उन दोनों मानों को क्रमशः परिपाटी के अनुसार अल्फा और बीटा लिखते हैं। अल्फा बीटा समीकरण के मूल कहलाते हैं। अब उन मूलों के गुणधर्म, मूलों का योगफल और गुणनफल और b² - 4ac को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तकर। उससे भी रिलेटेड तमाम प्रश्न बनते हैं। तो ये चीज़ें आपको अगले वीडियो में